चलिए अब हम अन्य विविध प्रकार के कोशिका अंगकों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कोशिका अंगक कोशिकाओं में ही होते हैं और वे अपनी संरचना और कार्य में थोड़े भिन्न होते हैं। कोशिका के सामान्य कार्यान्वयन के लिए उनमें समन्वय होना जरूरी होता है। ये उन कोशिका अंगकों की सूची है जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। केंद्रक या नाभिक, न्यूक्लियस, आंतरद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी पिंड, गोल्गी एपरेटस, तंतुकणिका, मिटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, वैक्यूल्स, हरित, क्लोरोप्लास्ट। केंद्रक, केंद्रक में कोशिका के आनुवंशिक जानकारी का डीएनए के रूप में संग्रह होता है। ये कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। केंद्रक आकार में गोलाकार होता है। इस अंगक में दोहरी आवरण या कला होती है और ये नाभिकीय आवरण द्वारा परिबंधित होता है। ये आवरण केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करता है। अनेक केंद्र की सुराख छेद आवरण को भेद देते हैं और यही केंद्र की छेद केंद्रक और उसके चारों ओर फैले कोशिका द्रव्य के बीच में यातायात के मार्ग के रूप में कार्य करते हैं। केंद्रक में केंद्र की सबसे ध्यान देने योग्य रचना होती है। केंद्रक में अनेक केंद्र की हो सकते हैं। केंद्र की राइबोसोम संश्लेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम रंजित कोशिका के केंद्रक द्रव में घने रेशे देख सकते हैं। इन्हें रंगसूत्र कहते हैं। केंद्रक के इसी भाग में डीएनए होता है। जब कोशिका का विभाजन नहीं होता है तब ये रंगसूत्र परिक्षेपित अवस्था में होते हैं, लेकिन कोशिका के समविभाजन प्रक्रिया के समय वे संघनित हो जाते हैं और गुणसूत्र के रूप में दिखने लगते हैं। गुणसूत्रों में एक और महत्वपूर्ण संरचना होती है जिन्हें जनुक कहा जाता है। जनुक जीवों की आनुवंशिक इकाई होते हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुक्रम के लक्षणों को पहुंचाने का कार्य करते हैं, अर्थात अभिभावकों से बच्चों तक पहुंचाने का काम। आप इसका संबंध विरासत में पाई गई धन दौलत इसके साथ कर सकते हैं, अर्थात वे संपत्ति जो हमारे पूर्वजों से हमारे अभिभावकों तक आई और आगे उनके बच्चों को मिलने वाली है। अब आपको आनुवंशिक इस शब्द का अर्थ समझ में आ गया होगा। जीव शास्त्र में वे जनुक होते हैं जो विरासत के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। साथ ही सजीवों के लक्षणों को निश्चित करने का काम भी जनुक करते हैं। जैसे मानवों के मामले में आंखों का रंग, त्वचा, बालों का प्रकार, बुद्धिमत्ता आदि, ये सारी बातें जनुकों द्वारा निश्चित होती हैं। चलिए अब हम केंद्र के कार्य देखते हैं। ये सारे कोशिकागत कार्यों के लिए केंद्र के रूप में काम करता है, जिसमें कोशिका विभाजन भी सम्मिलित है। ये कोशिका के डीएनए की संग्राहक होती है। आनुवंशिक सामग्री को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमित करने के कार्य में इसका सहभाग होता है। आंतरद्रव्य जालिका। आंतरद्रव्य जालिका ये एक अनियमित जाल होता है जो शाखाओं द्वारा और झिल्लीदार या कलामय नलिकाओं द्वारा बनता है, जिसे सिस्टर्नाए कहा जाता है, जो कोशिका द्रव्य के अव्यूह में मौजूद होता है। वास्तव में केंद्रक का आवरण आंतरद्रव्य जालिका के साथ अनेक बिंदुओं में निरंतर बना रहता है। आंतरद्रव्य जालिका के एक भाग को अपरिष्कृत या कणयुक्त आंतरद्रव्य जालिका कहते हैं, जिसकी बाह्य सतह पर राइबोसोम्स होते हैं। इनका काम प्रथिनों का निर्माण करना होता है। वे आंतरद्रव्य जालिका जिनमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं, वे चिकने होते हैं और कणहीन होते हैं और ये लिपिड का निर्माण करते हैं। अब हम इसके कार्य के बारे में जानते हैं। इसका मुख्य कार्य प्रथिनों का और लिपिड का निर्माण करना है। वे प्रथिनों, लिपिड और अन्य सामग्री को कोशिका से परिवहन करती है। कोशिका कला के संश्लेषण का यह प्रमुख स्थल है। गोल्गी पिंड। आपने कुरियर सर्विस के बारे में अवश्य सुना होगा, जिसमें सामग्री को भेजने वाले व्यक्ति से पाने वाले व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है या फिर पूर्तिकर्ता से आपूर्तिकर्ता तक पहुंचाया जाता है। कोशिका में गोल्गी पिंड का यही काम होता है। यहां पर अंतर बस इतना है कि ये मात्र सामग्री को पहुंचाते नहीं हैं, वरन ये सामग्री को रूपांतरित करने में, पैकिंग करने में और सामग्री को नियोजित स्थान पर पहुंचाने का भी काम करते हैं। चलिए
अब हम इसकी संरचना किस प्रकार की होती है ये समझते हैं। गोल्गी पिंड चपटी थैलीनुमा पुटिकाएं होती हैं जो एक दूसरे पर रची जाती है। उन्हें आंतरद्रव्य जालिका के समान चकनी कला होती है जिनमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं। सामान्यतः एक के ऊपर एक इस प्रकार से 8 पुटिकाएं रची होती हैं। वैसे इससे अधिक भी हो सकती हैं। पुटिका के किनारों पर नलिकाओं और गोलीय पिठिका का एक जटिल जाली होती है। पुटिका के ढेर के 2 छोर या मुख होते हैं। एक होता है सिस या गठन करने वाला मुख या निर्मितिक क्षमभाग और दूसरा होता है ट्रांस या परिपक्व भाग। ये दोनों मुख एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। गठन या सिस वाले मुख पर जो थैलीनुमा रचना होती है वो आंतरद्रव्य जालिका से संबंधित होती है। परिपक्व या ट्रांस मुख पर जो थैलीनुमा रचना होती है वो मोटाई में, प्रकीर्णकों की सामग्री के बारे में और गोलीय पिठिका के गठन के मामले में पहली वाली पुटिकाओं से पूर्ण रूप से भिन्न होती है। चलिए अब हम गोल्गी पिंड द्वारा लाने ले जाने की क्रिया किस प्रकार की जाती है इसे विस्तार से समझते हैं। सामग्री अंतर्द्रव्य जालिका से गोल्गी पिंड तक आती है। अधिकतर समय आंतरद्रव्य जालिका से होते हुए ये गोलीय पिठिका प्रस्फुटित होकर यात्रा करती हुई गोल्गी पिंड तक पहुंचती है और वहां आकर निर्माण भाग की पुटिका से एक रूप हो जाती है। निर्माण भाग से परिपक्व भाग तक सामग्री को गोलीय पिठिका द्वारा पहुंचाया जाता है जो पुटिका के किनारे पर प्रस्फुटित होते हुए अगली थैलीनुमा पुटिका की ओर जाती है। मार्ग पर जाते हुए अक्सर गोल्गी काय प्रथिनों को उनके कार्य के अनुसार संशोधित करती है, उनमें परिवर्तन करती हैं और उन्हें इच्छित स्थान पर पहुंचाती है। इस प्रकार अंततः कोशिका सामग्री वहन के अलावा गोल्गी काय आंतरद्रव्य जालिका की मदद से एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य करती है और वो कार्य है अन्य अंगकों का संश्लेषण जिसे लाइकाइका कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम सब मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और आप ये भी जानते हैं कि अधिक इस्तेमाल से मोबाइल की बैटरी या कहें शक्ति यदि खत्म हो जाए तो वो बंद हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा घटक है जो कोशिका को शक्ति प्रदान करता है? वह है तंतु कणिका। चलिए इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तंतु कणिका। तंतु कणिका को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसकी रचना बेलनुमा होती है और उनका नाप लगभग 0.3 से 1.0 माइक्रोमीटर बाय 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है। दूसरे शब्दों में उनका आकार जीवाणुओं के आकार के जितना ही होता है। कोशिका में 1000 या उससे अधिक तंतु कणिकाएं होती हैं। तंतु कणिका द्विकला आवरण से युक्त होती है। बाह्य तंतु कणिका कला आवरण और अंतस्थ आवरण अंतःकला स्थान के द्वारा पृथक होता है। आंतरिक आवरण मुड़ा हुआ होता है और इसे क्रिस्टई या शिखा कहते हैं। आंतरिक आवरण के इन विशेष मोड़ों के कारण सतह का क्षेत्र भी बढ़ जाता है। आंतरिक आवरण में बंद इस सघन तंतुकणिका सांचे में राइबोसोम्स, डीएनए और विशाल कैल्शियम फॉस्फेट के कण होते हैं। तंतुकणिका के पास उसके स्वयं के डीएनए, आरएनए अणु, राइबोसोम्स और कुछ अन्य अणु होते हैं जो प्रथिनों के संश्लेषण में मदद करते हैं। क्या आपको पता है कि तंतुकणिका में किस जैव रासायनिक प्रक्रिया के कारण ऊर्जा निर्माण होती है? इसमें त्रिकार्बोक्सिलिक अम्ल और इलेक्ट्रॉन्स परिवहन से निर्माण एटीपी तथा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण होता है। एटीपी कोशिका में ऊर्जा से परिपूर्ण अणु होते हैं। इस प्रकार यदि हम तंतुकणिकाओं का कार्य देखें तो वे कुछ इस प्रकार हैं। ये वो प्रमुख स्थान होता है जहां पर कोशिकीय श्वसन तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। एटीपी अणुओं के रूप में ऊर्जा का संग्रहण भी यहां होता है। सारांश: कोशिका अंग कोशिकाओं में ही होते हैं और वे अपनी संरचना और कार्य में थोड़े भिन्न होते हैं। कोशिका के सामान्य कार्यान्वयन के लिए उनमें समन्वय होना जरूरी होता है। केंद्रक में कोशिका के आनुवंशिक जानकारी का डीएनए के रूप में संग्रह होता है।
गुणसूत्रों में एक और महत्वपूर्ण संरचना होती है जिन्हें जनुक कहा जाता है। जनुक जीवों की आनुवंशिक इकाई होते हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुक्रम के लक्षणों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। आंतर द्रव्य जालिका ये एक अनियमित जाल होता है जो शाखाओं द्वारा और झिल्लीदार या कलामय नलिकाओं द्वारा बनता है, जिसे सिस्टनाएं कहा जाता है, जिसमें सामग्री को भेजने वाले व्यक्ति से पाने वाले व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है या फिर पूर्तिकर्ता से आपूर्तिकर्ता तक पहुंचाया जाता है। कोशिका में गोल्गी पिंड का यही काम होता है। तंतु कणिका को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है।